बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और आज हमने इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है जिसको आपने ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। कहता है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप फ्लक्स अ मैक्सिमम। आपने वो ओरिएंटेशन बतानी है जिसपे फ्लक्स मैक्सिमम होता है। एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स अ मिनिमम, और किस ओरिएंटेशन पे फ्लक्स मिनिमम होता है। तो स्टूडेंट, सपोज करें कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस रखी हुई है। अब इसमें हमने एक प्लेन कंडक्टिंग लूप को इस तरह से प्लेस करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस कर देंगे। अब चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस लूप में से पास कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इसमें से मैक्सिमम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें एंगल की फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एंगल हमेशा डायरेक्शंस के दरमियान में लिया जाता है, तो हम इस लूप की डायरेक्शन बना लेते हैं। और हमें यह बात भी पता है कि लूप की डायरेक्शन लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चूंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल की वैल्यू यहां पे 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। तो जब भी आप लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री होती है, और इस सिचुएशन में पास करने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। द लूप is held perpendicular to the magnetic field theta is equal to 0 degree, then flux will be maximum। स्टूडेंट्स, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, विच इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री प्लेस करनी है बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए के इक्वल, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ फाई बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम फ्लक्स के लिए वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पोर्शन में ये बताना है कि किस ओरिएंटेशन के ऊपर फ्लक्स मिनिमम होता है। तो उसी तरीके से हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसमें लूप को इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी फील्ड लाइन लूप के अंदर से पास ना करे। तो उसके लिए हम लूप को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप के ऊपर से पास कर जाएंगी, जबकि कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप के नीचे से पास करेंगी, जबकि कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप के अंदर से पास नहीं करेगी। अब चूंकि कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप के अंदर से पास नहीं कर रही, इस वजह से फ्लक्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, जिसको हम मिनिमम फ्लक्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, वंस अगेन चूंकि हमने ओरिएंटेशन बतानी है और ओरिएंटेशन के लिए हमें इसको एंगल की फॉर्म में बताना पड़ेगा, और एंगल को हमेशा डायरेक्शंस के दरमियान में लिया जाता है। तो हम इस लूप की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप। तो हमें नजर आ रहा है कि लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, जिस सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम है। तो यहां पे इसका आंसर लिखते हैं मिनिमम फ्लक्स। कहता है कि द लूप इज
held parallel to magnetic field। अब इस सिचुएशन में आपने याद रखना है थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज द एंगल विच इज टेकन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द लूप। देन फ्लक्स विल बी मिनिमम और जीरो। वंस अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाई बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज बी ए कॉज ऑफ थीटा, बी ए कॉज ऑफ एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री, और कॉज 90 पे आपको पता है जीरो के इक्वल आ जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो विच इज मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग एम्पियर्स लॉ। कंडक्टर में से जब भी करंट पास करता है तो वो अपने सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी वैल्यू को हम एम्पियर्स लॉ यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस द करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस एंड व्हाट अबाउट द मूविंग चार्जेस। वो कहता है कि करंट को हम डिफाइन करते हैं कि जब भी किसी जगह से चार्जेस फ्लो कर रहे हो। अब ये बताएं कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है, और जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स ये बात तो हमें कंफर्म है कि जब भी चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होंगे तो किसी किस्म का करंट नहीं होता, और जिस जगह पे करंट फ्लो नहीं करता वहां पे सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फर्स्ट केस जो हमारा है जिसमें उसने हमें कहा है कि व्हेन चार्जेस एट रेस्ट, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। व्हेन चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट के ऊपर व्हेन charges are at rest, then current will be zero। और रेफरेंस किस फॉर्मूला का दे सकते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हम सपोज करते हैं कि फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज D इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। जनरल केस हम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें हमें नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब चूंकि करंट की वैल्यू जीरो है तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो के इक्वल आ जाएगी। 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज स्टैटिक चार्जेस की वजह से किसी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन करना है सेकंड केस को जिसमें वो कहता है कि चार्जेस जब मूव कर रहे होंगे तो फिर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो व्हेन चार्जेस आर मूविंग। स्टूडेंट्स अब चूंकि क्वेश्चन में ही उसने हमें बताया हुआ है कि जब चार्ज मूव करते हैं तो करंट एग्जिस्ट करता है, और करंट जहां पे भी एग्जिस्ट करता है उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस ड्यू टू मूविंग चार्जेस करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो B is equal to mu naught I divided by 2 pi r that is also not equal to zero। यहां पे हमने ये जनरल फॉर्मूला यूज किया है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, जो कि सबसे सिंपलेस्ट केस होता है जब भी करंट किसी कंडक्टर में से पास करती है तो उसके सराउंडिंग रीजन के लिए। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I।
आपने एक सोलेनॉइड में से जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन को एक्सप्लेन करना है। जब कहता है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम। अब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड को डबल कर दें और नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखें, और तब आपने एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक फील्ड को जब वो कहता है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल बट द लेंथ रिमेन्स द सेम, कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको डबल कर दिया लेकिन लेंथ को सेम रखा हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू आई। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे दो पोर्शंस बना लेते हैं जिसमें हम दोनों पार्ट्स को पैरेलली एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहां पे है जिसमें वो कहता है कि न्यू लेंथ इनिशियल लेंथ का डबल है जबकि नंबर ऑफ टर्न्स सेम है। अब स्टूडेंट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरेट होने वाली न्यू मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम B प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N प्राइम डिवाइडेड बाय L प्राइम, और I इज द वैल्यू ऑफ करंट जो कि कांस्टेंट है। अब इसमें हम N और L की वैल्यूज पुट करते हैं, तो L प्राइम की वैल्यू 2L के इक्वल है और N प्राइम N के ही इक्वल है, सो B प्राइम बिकम्स म्यू नॉट N डिवाइडेड बाय 2L इंटू I, और इसमें से 1/2 को कॉमन ले लें, बाकी फैक्टर बचेगा म्यू नॉट N डिवाइड बाय L इंटू आई। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये जो आपको फैक्टर ब्रैकेट में नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे B प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ B, जिससे हमें पता चलता है कि न्यू मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो गया है। तो यहां पे हम लिखते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड becomes half of its initial value। अब स्टूडेंट सेकंड पोर्शन में उसने हमें कहा है कि आपने लेंथ को सेम रखना है जबकि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देना है। तो इस सिचुएशन में केस इस तरह से बन जाएगा कि न्यू लेंथ इनिशियल लेंथ के इक्वल है जबकि न्यू नंबर ऑफ टर्न्स अब इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स से डबल हो गए हैं। तो वंस अगेन इससे प्रोड्यूस होने वाला जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है इसको आप B प्राइम से रिप्रेजेंट कर लें, दैट इज इक्वल टू यहां पे म्यू नॉट एज इट इज N प्राइम डिवाइड बाय L प्राइम इंटू I। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो B प्राइम दैट इज म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स से डबल, लेंथ जो है वो सेम है, I एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा फैक्टर जनरेट हुआ है यानी कि 2, इसको आप फॉर्मूला से बाहर निकाल लें और वैल्यू बचेगी म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई। वंस अगेन स्टूडेंट्स यहां पे ये ब्रैकेट में जो फैक्टर है ये इनिशियल वैल्यू को एक्सप्लेन करता है, तो इसमें हम B रिप्लेस कर देंगे, सो दिस बिकम्स B प्राइम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, जिसका मतलब यह है कि अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में डबल हो चुकी है। तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि एट अ गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। हमारे पास कोई रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग है और उसमें एक प्रोटॉन पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? तब आपने बताना है कि पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, और सेकेंडली वो पूछता है विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्या प्रोटॉन पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा? एक्सप्लेन, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है।
तो स्टूडेंट सपोज करें कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव z के अलोंग है। हम इसमें एक प्रोटॉन को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव x एक्सिस। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पे क्लियरली पता चल रहा है चूंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर्स को हम लेके जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन, और थंब होना चाहिए हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स परपेंडिकुलर होगी टू द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग द y एक्सिस, जो कि y एक्सिस के अलोंग यहां पे नजर आ रही है। अब स्टूडेंट्स अगर आप एक परपेंडिकुलर फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा। तो ये हमारे सेकंड पोर्शन का आंसर बन जाता है जिसमें उसने हमें पूछा था कि प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करता रहेगा, तो डेफिनेटली यहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स के अलोंग मूव नहीं करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। कहता है कि सिंस फॉर पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमारे केस में एक प्रोटॉन है, कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन इन द रीजन, ये क्या बन जाएगी, क्यू वी क्रॉस डी। अब हमें यह बात पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिंस v is perpendicular to d, so proton will experience the maximum force। अब चूंकि स्टूडेंट्स उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लग रही है तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही होगी, और डायरेक्शन को हमने बताया है बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड palm rule। This force is directed along positive y axis। और स्टूडेंट्स चूंकि पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग ये फोर्स लग रही है तो अब हम सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि अंडर द एक्शन ऑफ दिस perpendicular force the proton will move in circular path but not along positive x axis। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहता है टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू द रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। दो चार्ज पार्टिकल को हम एक ऐसे रीजन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। If the charged particles are projected in opposite directions, what can you say about them? अगर दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से ऑपोजिट डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे। यहां पे एक्चुअली हमने चार्जेस की पोलैरिटी को बताना है कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, या एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज कर लेते हैं।
मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने एक राइट हैंड यूज किया था जिसको राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर तो चार्ज पार्टिकल राइट हैंड पाम रूल से निकलने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। और अगर चार्ज पार्टिकल राइट हैंड पाम रूल से निकलने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट बेंड हुआ है तो इसका मतलब है कि वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और इसमें हम दो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि वेलोसिटीज ऑफ द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के। अब क्वेश्चन के मुताबिक उसने हमें कहा है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो आप इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बारे में क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम पहले चार्ज ए के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल ए पर लगने वाली फोर्स वर्टिकली अपवर्ड बन रही है और चूंकि चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है इसका मतलब है चार्ज ए इज पॉजिटिवली चार्ज। अब स्टूडेंट्स, यही राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे हम चार्ज बी के ऊपर। तो उसके लिए वंस अगेन राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब यहां पे फोर्स की डायरेक्शन वंस अगेन वर्टिकली अपवर्ड निकल रही है लेकिन चार्ज पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ है। अब फ्रेंड्स, हमने अभी ये बात की थी कि अगर चार्ज पार्टिकल राइट हैंड रूल से निकलने वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट बेंड होता है तो दैट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहां से हमें पता चलता है कि यहां पे पार्टिकल बी बेसिकली अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। कहता है कि सिंस both the charges are deflecting in opposite direction, so they are oppositely charged particles. As for positive charge, magnetic force is given by Fb, that is equal to plus Q into V cross B, and for negative charge, magnetic force is minus Q into V cross B. अब स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला से कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करेंगी जिसकी वजह से दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कहता है सपोज दैट अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी V. Why there is no work done by the magnetic force that acts on a charge Q? कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q है और वो V वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन क्यों नहीं करती? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हम सपोज करते हैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है, जबकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इसके दरमियान में 90 का एंगल एग्जिस्ट करता है। और चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने यह बात पढ़ी थी कि जब भी फोर्स और ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का होता है तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यही वजह है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी भी किस्म का वर्क नहीं करती, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
और मैग्नेटिक फोर्स एक सिंपली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो ये स्टूडेंट्स अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सिंस force on a charge in magnetic field is given by FB that is equal to Q into V क्रॉस B। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये फोर्स जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से निकल रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये फोर्स का वेक्टर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, या इन सिंपल हम कह सकते हैं कि उस सारे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। मीन टू से कि हम यहां लिख सकते हैं, सो एफ बी इज always perpendicular to velocity, which means that force is also perpendicular to displacement। Hence, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ बी डॉट डी, एफ बी डी कॉस ऑफ थीटा, और हमारे केस में थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सो W इज इक्वल टू एफ बी डी कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 पे 0 हो जाता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने याद रखना है कि magnetic force just like centripetal force is simply a deflecting force। ये सिंपली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये किसी किस्म का वर्क नहीं करती। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। कहता है इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि किसी रीजन से स्ट्रेट पास कर जाता है, तो आप कह सकते हैं कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल नहीं भी है। तो इसका आंसर इसी तरह से ही बनेगा, द मैग्नेटिक फील्ड मे और may not be zero in this region। अब स्टूडेंट्स अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी रीजन से स्ट्रेट पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती तो डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज होता। अब पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मे का क्या मतलब है। तो इसके लिए कंडीशन बन जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन दैट रीजन। अब चूंकि हमें पता है कि जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो प्लेस करते हैं सो इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स जीरो, और चूंकि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही इसलिए चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड उस रीजन में से पास कर जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड पोर्शन को एक्सप्लेन करा जिसमें हमने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मे नॉट बी जीरो इन दैट रीजन। तो उसके लिए क्या कंडीशंस बनती हैं? उसके लिए कंडीशन ये बनती है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल जीरो है, यानी कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री।
अब वंस अगेन हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ बी दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री। अब साइन 0 पे क्या होता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो हेंस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इस केस में भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रही, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो इस सिचुएशन में भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड उस रीजन में से पास कर जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट एक कंडीशन यह बनती है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि अब एंगल की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और 180 जब आप साइन के लिए यूज करेंगे तो साइन 180 पे आपको आंसर 0 का दे देता है। तो एफ बी क्यू वी बी साइन ऑफ 180, और वंस अगेन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। और मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर जाएगा। स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।